तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परमा एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट 2025-26 में होने वाले एग्जाम से संबंधित सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। क्योंकि आज की क्लास से हम बात करेंगे उन 4 से 5 प्रश्नों की जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। 5 नंबर आपके फिक्स हैं आज की क्लास से। एक बार आप लोग टॉपिक्स देख लीजिए, कितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पे बनाए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। यहीं से प्रश्न आपके 2 से 3 नंबर आते हैं। आज की क्लास से आप लोग लगभग यहाँ पे 3 से 4 नंबर देखने को मिलेंगे, चाहे प्राइमरी के हो चाहे जूनियर के हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, परमा एजुकेशन के नाम से होगा। आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन करके आप लोग PDF ले सकते हैं किसी प्रकार की, या फिर क्लास की आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग सुपर चैट का प्रयोग करके आप यहाँ पे मैसेज करके आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में पियाजे के अनुसार कौन सा 7 से 11 चरण के वर्ष की आयु में आता है। कह रहा है कि जो पियाजे का चरण है 7 से 11 वर्ष, ये किस आयु में आता है। तो पहला कह रहा है कि संवेदनात्मक चरण, दूसरा कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कह रहा है कि ठोस संक्रियात्मक चरण, और चौथा कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से करिए। यहाँ पे कह रहा है कि सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा कह रहा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कह रहा है यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथा कह रहा है कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बालक जो होता है सोचने समझने की आयु विकसित कर लेता है। आइए इसकी व्याख्या है उसको देख लेते हैं किस प्रकार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास जो होता है जिन पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। आप लोगों को पता है 4 चरण होते हैं। पहला जो आपका आता है 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे सिर्फ बच्चा देखकर छूकर महसूस करता है। इसमें केवल क्या करता है, इंद्रियों के द्वारा बालक यहाँ पे अपने भाइयों को यहाँ पे भावों को प्रकट करता है। और दूसरा आता है आपका 2 से 7 वर्ष, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चे अपनी कल्पना और भाषा का उपयोग करते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रयोग करते हैं आपसे किसी चीज़ को लेने के लिए या फिर मांगने के लिए। जैसे में कोई यहाँ पे वस्तु है, मान लीजिए साइकिल है, एक साइकिल यहाँ पे बना हुआ है, टॉय है यानी खिलौना है साइकिल का, उसमें वो बालक क्या करता है, कल्पनों के द्वारा यहाँ पे इसको सजीव मानने लगता है। तो ये आपका आता है 2 से यहाँ पे 7 वर्ष। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे 7 से 11 वर्ष, जो कि आपका पूछा था, आपका ऑप्शन में आता है 7 से 11 वर्ष में बच्चे अब तार्किक रूप से सोचने लगते हैं और संख्या, माप, वर्गीकरण और कारण परिमाप को समझ लेते हैं, यानी समझना शुरू करते हैं यहाँ पे। लेकिन वहीं पे जब आता है यहाँ पे 12 वर्ष से ऊपर जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होता है, इसमें बच्चे जो होते हैं यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट यानी उसको देख कर क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल हो जाते हैं। मतलब उसे देखकर क्या करते हैं, उसे विचार करते हैं, या फिर वस्तु हो या न हो उन दोनों पे विचार कर लेते हैं। जैसे में अगर हम बात करें, यदि 8 साल के बच्चे से पूछें कि अगर वो 5 सेव में से 2 सेव निकाल दिया जाए तो बच्चों को कितने बचेंगे, तो वो आसानी से 3 उत्तर देगा, क्योंकि वह कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में आता है। उसमें क्या है, वो संख्याओं को मापतोल में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न बनता है यहाँ पे दूसरा तो और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एक प्रश्न फिक्स हैं, प्राइमरी जूनियर दोनों में। यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। कह रहा है कि वाइगोस्की का जो जोन ऑफ मैक्सिमम डेवलपमेंट है, इसको इस तरीके से मान सकते हैं, इस प्रकार से होता है। ठीक, सहायता देना इसमें आता है। जैसे क्या है कि ZPD किसे दर्शाता है, तो पहला कह रहा है वह स्तर जिसे बच्चा स्वयं कर सकता है, दूसरा हमारा कह रहा है कि वह स्तर जिसे बच्चा मदद से कर सकता है, और तीसरा कह रहा है कि वह स्तर जिसे बच्चा कभी नहीं कर सकता, और चौथा कह रहा है कि वह स्तर जिसे बच्चा माता पिता से सीखता है। तो यहाँ पे दूसरे का जो राइट आंसर याद रखिएगा ZPD जहाँ पर भी आए समझ लीजिएगा आप लोग कि सहायता की बात कर रहा है। अगर सहायता आ रही है तो मदद आपको मिलेगा, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं राइट आंसर आपका दूसरा से होगा। किस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ से बालक साइकिल चलाना शुरू किया, चलाते चलाते कैंची एक बार जब सीट पे बैठने की कोशिश आएगा तो वहाँ पे रुक जाएगा। तो वहाँ पे सीट बैठने के लिए क्या करेगा, बालक दूसरे की सहायता लेगा, तो या इस स्टेज को क्या करेगा, पार कर लेगा। तो यही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जिसमें बालक किसी दूसरे के सहायता या फिर मदद के द्वारा किसी कार्य को करता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या में देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें समझाया गया है कि लेवाइगोस्की जो थे उन्होंने कहा था बच्चों की सीखने की क्षमता 2 तरह से होती है। पहला जो होता है करंट लेवल, जो कि बच्चा खुद से सीखता है यानी अपने से सीख लेता है। दूसरा होता है यहाँ पे जो दूसरे की मदद से सीखता है, बच्चा किसी और की मदद सीखता है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे प्रश्न है टॉपिक से आपका, इसमें बताया गया है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है वह क्षेत्र होता है जहाँ बच्चा मार्गदर्शन या फिर सहयोग, देखिए यहाँ पे क्या बताया है, मार्गदर्शक और सहयोग इन दोनों चीज़ों से सीखता है। जैसे में कह दिया जाए कि बालक अकेले 5 और 3 नहीं कर पा रहा, यानी जोड़ नहीं पा रहा, लेकिन शिक्षक ने मदद की तो वो कर लिया, इससे क्या कहा जाता है, ZPD। जैसे कि आप 5 और यहाँ पे 3 को जोड़कर कितना होगा तो बालक सोच रहा है, लेकिन बालक यहाँ पे टीचर कहेगा कि 5 को 5 यहाँ पे तिल्लियों के आधार पे लिखो, ठीक, कहेगा 3 को 3 तिल्लियों के आधार पे गिनो, तो कहेगा अब इसको गिनो कितना तिल्लियाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहेगा 8। इस आधार पे हम कह सकते हैं सहयोग या फिर मार्गदर्शक के रूप में सीख सकता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो आपका आता है यहाँ पे तीसरा, यहाँ से भी आपके 1 नंबर बनते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि बालकों के सामाजिक विकास में समानता और न्याय की समझ किस आयु से स्पष्ट रूप से विकसित होती है। तो पहला करा के शिशु अवस्था जो कि आपका शैशवावस्था भी कह सकते हैं, आपका आता है यहाँ पे 0 से 2 वर्ष। दूसरा आपका आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि आपका आता है यहाँ पे 3 से 6 वर्ष। और यहाँ पे तीसरा आता है मध्य बाल्यावस्था जो कि 7 से 11 वर्ष, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कल्पनाओं के आधार पर बालक सीखता है, अपनी संख्या और विभाजित करना सीख जाता है। और यहाँ पे चौथा करा है किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष, इसमें कल्पना भी कर सकता है बालक, सोच भी सकता है, किसी चीज़ को हाँ या ना में जवाब भी दे सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा आपका मध्य बाल्यावस्था यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आएगा बालक का, इतना याद रखिएगा। तीसरे का आपका राइट आंसर तीसरा ही होगा। इसकी व्याख्या क्या है, किस प्रकार से कोहल वर्ग ने बताया है नैतिक विकास को, इसमें बताया गया है कि लॉरेंस कोहल वर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास को स्तरों को कई प्रकार से बांटा है। पहला आता है यहाँ पे कन्वर्सनल लेवल जो कि आपका आता है यहाँ पे आपका 5 से 7 वर्ष आता है। दूसरा आता है कन्वर्सनल लेवल जो कि आपका 7 से 11 वर्ष, जिसमें बच्चे नियम और समानता और न्याय को समझ लेते हैं। पोस्ट कन्वर्सनल लेवल जो आता है 12 वर्ष से ऊपर आता है। इसमें बालक क्या करता है, आइए देखते हैं। इसमें बालक जो होता है मध्य बाल्यावस्था का बच्चा देखता है कि किसी ने झूठ बोला और किसी को नुकसान पहुंचा, वह समझ जाता है कि गलत और न्याय जरूरी है, यानी गलत बोलने से क्या न्याय है और क्या दंड मिलता है। इस तरीके से उसने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है यहाँ पे चौथा तो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। इस यहाँ पे कह रहा है कि बालक के भाषा विकास में यहाँ पे कह रहा है कि ओरिजेंटल क्या लिखा है यहाँ पे, ओवर जेनरलाइजेशन का अर्थ क्या होता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है हमारा बालक नए शब्दों को नहीं सीखता। दूसरा कह रहा है कि बालक किसी नियम को हर शब्द पर पहलू पर लागू करता है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है बालक सही वाक्य संरचना का प्रयोग करता है। और चौथा कह रहा है कि बालक केवल संज्ञा शब्द ही सीखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा। इसमें देखिए जो आता है यहाँ पे इसका जो रियलाइजेशन जो होता है, ओवर रियलाइजेशन जो होता है, इसमें बालक किसी नियम को हर शब्द पर लागू कर देता है कि ये करने से ये सही होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। दूसरा राइट आंसर होगा। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है, बच्चा भाषा सीखते समय नियमों को ज़्यादा माने नहीं लेते हैं, इसे ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। जिसमें क्या होता है, बच्चा कहता है कि आई गुड, यहाँ पे आई गुड टू स्कूल, यानी कह रहा है कि आई गुड टू स्कूल, यानी ये सही अंट है। बच्चा कहता है कि स्लीप आर यहाँ पे ग्रेजिंग, यानी सही स्लीप आर ग्रेजिंग होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि बालक कुछ शब्द गलत करते हैं, लेकिन उसे किस प्रकार से बोलना चाहिए इस पर वो विचार करते हैं, नियमों का पालन करना नहीं चाहते, यानी करने का प्रयास करते हैं। ये सीखने का एक सामान्य महत्वपूर्ण चरण होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 5वें भी, तो 5वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि बालक की सीखने की शैली में यहाँ पे कह रहा है कि काइनेस्टिक, यहाँ पे कह रहा है कि लर्नर जो होता है किस प्रकार का होता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि केवल पढ़कर सीखना। केवल शब्द अगर दिया है, याद रखिएगा, अगर केवल शब्द दिया है तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि दृश्य माध्यम से सीखना, दृश्य माध्यम से सीखने की बात कर रहा है यहाँ पे, जो कि आपका क्या होगा, गलत होगा। हाथ पाँव कार्य और गतिविधियों से सीखना, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है बालक के सीखने की शैली किस प्रकार से होती है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे आपका तीसरे के साथ जाएगा। क्योंकि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं अभी, ये जो प्रश्न है आप 1 से लेकर 5 तक के बालकों का कर रहे हैं, तो हाव भाव सबका यहाँ पे चलेगा। नेक्स्ट की अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया गया बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। जैसे विजुअल जो लेक्चर यहाँ पे लर्नर होता है, जो तस्वीर और चित्रों के माध्यम से देखता है। लेकिन ऑडिटरी जो लर्नर होती है, इसका मतलब होता है सुनकर सीखना। लेकिन जो काइनेस्टिक जो लर्नर होता है, ये हाथ पाँव और गतिविधियों से सीखता है, यानी सभी प्रकार से सीखता है। ठीक है, किसी गणित का फार्मूला बच्चे को चल कर समझाया जाए तो वह काइनेस्टिक लर्नर से जल्दी सीखता, मतलब क्या है कि गतिविधियों के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया हो।
आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो आपका आता है यहाँ पे छठा प्रश्न हमारा कह रहा है कि बालक के मूल्य और आचार विकास के लिए सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है। तो पहला हमारा कह रहा है कि आनुवंशिक गुण, दूसरा कह रहा है माता पिता और शिक्षक का व्यवहार, तीसरा कह रहा है कि खेल कूद, चौथा कह रहा है कि भोजन और पोषण। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि बालक के मूल्य और आचरण की बात कर रहा है। तो आचरण हमेशा बालक घर में ही सीखेगा, तो घर में किससे सीखेगा, माता पिता से। इसमें देखिए कहाँ पे है माता पिता, तो माता पिता आपके दूसरे में आ गए। लेकिन कह रहा है कि मूल्यों को सीखने की बात कर रहा है यहाँ पे, तो मूल्यों की अगर बात किया तो ये आ जाएगा शिक्षक से। यहाँ पे नियमों की बात कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। किस प्रकार से सही होगा आइए व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है। मूल्य और आचरण जो होता है, बच्चे अपने मूल्य और आचरण सीखते हैं ये माता पिता और शिक्षक के व्यवहार से, दोस्तों और समाज से। देखिए दोनों जगह यहाँ पे सीख सकते हैं, दोस्त और समाज से, माता पिता और यहाँ पे शिक्षक से, दोनों से सीखेंगे। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए कि यदि शिक्षक ईमानदारी दिखाता है तो बच्चा भी ईमानदारी को ही महत्व देख कर सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका सातवां है। सातवां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है बालकों की संरचनात्मक बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। रचनात्मक बढ़ाने की बात कर रहा है, या फिर संरचनात्मक कहा जाए उसमें भी यहाँ पे निर्माण होगा, रचनात्मक में भी निर्माण होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल शब्द जितने में भी आया है उसे तुरंत काटिए, और परीक्षा के प्रश्न हल करने वाला भी आए तो इसे भी काट दीजिए। ठीक, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। सीधे आपका मिल गया कला, ड्राइविंग और कहानियों का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा एकदम सही होगा, क्योंकि कुछ आपके जो ट्रिक है उसको भी अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया है रचनात्मक बढ़ाने के लिए बच्चों के स्वतंत्र गतिविधियों करानी चाहिए, यानी खुले अंत वाले प्रश्न जैसे पूछने चाहिए। चित्रकला, कहानी, लेखक, नाटक का यहाँ पे मंचन कराना चाहिए। सोचने और नई चीज़ों के, यहाँ पे देखिए क्या कहा है, सोचने और यहाँ पे नई चीज़ों को बनाने के लिए अवसर देना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर बच्चा खुद कहानी लिखता है तो उसकी सोचने और कल्पना करने की दिमाग में मजबूती होगी कि किस प्रकार से हमें क्या कहानी बनाना है, उसमें कल्पनाएं किस प्रकार से करना है, ये बालक सोचकर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देखिए क्या है, लेकिन उससे पहले बता दें कि सुपर चैट एक बार कर लीजिए आप लोग। सुपर चैट का प्रयोग करके एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को हार्ड कॉपी मिल जाएगी। याद रखिएगा, अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कह रहा है हमारे यहाँ पे कौन सा सीखने का सिद्धांत अनुकरण और पुरस्कार दंड, यहाँ पे देखिए पुरस्कार और दंड यहाँ पे कोहलबर्ग के नैतिक विकास से पूछा है कि आधारित है। तो पहला कह रहा है कि जीन पियाजे के यहाँ पे कह रहा है कि कॉग्निटिव थ्योरी से नहीं, यहाँ पे कॉग्निटिव थ्योरी से नहीं आएगा। वाइगोस्की, यहाँ पे वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक से नहीं आएगा। कह रहा स्किनर यहाँ पे आपके नहीं आएगा। यहाँ पे गार्डनर और मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी से आएगा। आठवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये देखिए, ये ऑप्शन आप देखिए, ये तीसरा स्किनर के ऑफ यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेंट कंडीशनर, जो कि आपके कोहलबर्ग के नैतिक विकास से ही ये क्या है आपके मिलता है। इसका स्किनर का गार्डनर और मल्टीपल यहाँ पे बहुबुद्धि का सिद्धांत तो नहीं होगा। पियाजे के यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास नहीं है। वाइगोस्की को जो होता है सामाजिक सांस्कृतिक होता है, यानी यहाँ पे सोशल कल्चर से होता है, ये नहीं होगा। स्किनर के ऑपरेंटर कंडीशन जो होता है आपके कोहलबर्ग के नैतिक विकास से ये जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। अगर बात करें इसकी व्याख्या की तो इसमें बताया गया है कि BF स्किनर ने कहा है कि सीखना पुरस्कार यानी रिवार्ड और दंड यानी पनिशमेंट से होता है, जो कि यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग से या फिर कह सकते हैं कहते हैं इसे। और उदाहरण के लिए जब बच्चा सही उत्तर देता है तो सराहना मिलती है, बच्चा गलत देता है तो सुधार करने के लिए पनिशमेंट मिलता है। यानी पनिशमेंट का मतलब किसी प्रकार के आपके दंड मिलते हैं, रिवार्ड का मतलब होता है उससे वाहवाही मिलती है कि आपने सही किया। अगर 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो 9वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि बालकों की मौलिक भावनाएं जो होती हैं, बेसिक यहाँ पे इमोशन जो होती हैं, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे पहला में प्रसन्ना या फिर कह सकते हैं प्रसन्नता, या फिर गुस्सा, भय, आश्चर्य, दुख, घृणा। दूसरे में हमारा कह रहा है कि ईर्ष्या, प्रेम, सहानुभूति। तीसरे में करा चिंता, आत्मसम्मान, सफलता। चौथा करा कर्तव्य, नैतिक और सामाजिकता। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 9वें का। देखिए यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में प्रसन्नता भी है, गुस्सा भी है, भय भी, आश्चर्य, दुख और घृणा सब कुछ शामिल है। पहला यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये बालक के मौलिक यहाँ पे भाव होते हैं, बेसिक इमोशनल होते हैं। कोई अगर आपको कुछ अच्छे कार्य करके देता है तो आप खुश हो जाते हैं, आपके विरुद्ध कोई कार्य करता है तो आप क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। अगर ऐसी चीज़ें आ जाए जिसे देखकर आप डर जाते हैं तो ये भय हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है तो आश्चर्य हो जाता है। लेकिन आपकी कोई चीज़ छीन जाए तो दुख होता है। मान लीजिए कोई चीज़ को आपको
लेकर नफरत हो रही तो आपको घृणा हो जाएगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है यहाँ पे कहा है कि एकमन के अनुसार 6 मूल भावनाएं होती हैं। ठीक है, प्रसन्नता, गुस्सा, भय, आश्चर्य, दुख, घृणा, ये सभी संस्कृतियों से समान होती हैं, जन्मजात और प्राकृतिक भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण बालक केंद्रित और खोज आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है। पहला करा है टीचर, यहाँ पे करा है कि कंटेंट, यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्टरेड अप्रोच, और दूसरा करा चाइल्ड से यहाँ पे करा के यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटरेड अप्रोच, लेक्चर बेस्ड अप्रोच, और यहाँ पर रोट लर्निंग यहाँ पे करा कि अप्रोच। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा, कौन सा उत्तर सही होगा, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। लेकिन उसकी विशेषता थोड़ी बता देती हैं कि शिक्षक मार्गदर्शक होता है, इसमें बच्चा सीखने के लिए सक्रिय होता है, बच्चों की रुचि और अनुभव को महत्व दिया जाता है, खोज और प्रयोग के अवसर दिया जाता है। उदाहरण के लिए गणित की समस्या हल करने के लिए बच्चे तरीके का प्रयोग करते हैं, कई तरीकों का, जो कि शिक्षक के मार्गदर्शक का कार्य करता है। लेकिन 10वें का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग सही उत्तर देते हैं तो आप लोगों के लिए एक PDF फ्री मिलेगी। और जाते जाते आप लोग क्या करिएगा, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके एक बार सुपर चैट का भी प्रयोग करके एक बार क्या करिए, हार्ड कॉपी लेने का प्रयास करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की नेक्स्ट क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।